हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं दोस्तों। होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक विज्ञान के ऊपर है। हमने पहले भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर आपको एक वीडियो दिया था, वो पार्ट 1 था। आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट 2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर देश भर के अंदर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चाहे वो यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, राइट, या फिर आपका यूके एलटी हो, पीजीटी हो, उत्तराखंड में अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो हो, राइट, या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहे हैं एग्ज़ाम्स, झारखंड के अंदर हो रहे हैं या बिहार के अंदर हो रहे हैं, एमपी वर्ग 1 का एग्ज़ाम हो रहा है, नीट का हो रहा है। सभी के लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो काइंडली कंसंट्रेट। इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा मकसद है कि आप लोगों को इसी तरीके के क्वेश्चंस की हम बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर दिया गया है, राइट। आपको जो भाषा अच्छी लगती है आप उसके अंदर डील कर सकते हैं। डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। डीएनए सबसे पहले किसने खोजा? डीएनए को सबसे पहले किसने खोजा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि डीएनए की जो खोज है उसका क्रेडिट जो होता है वो किसको जाता है? एक साइंटिस्ट था जिसका कि नाम था फ्रेडरिक मिश्चर। एक साइंटिस्ट था जिनका कि नाम क्या था? फ्रेडरिक मिश्चर। इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम डीएनए की खोज की। डीएनए की खोज की और उन्होंने उसको क्या कहा मालूम है? न्यूक्लिन कहा। इसको न्यूक्लिक एसिड नहीं कहा गया था, क्या कहा? न्यूक्लिन। और फ्रेडरिक मिश्चर ने डीएनए की जो खोज की थी वो किससे की थी? पस सेल से। पस सेल समझते हो? मवाद कोशिका। मवाद कोशिकाएं। जब आपको मालूम हो कि कोई घाव खराब हो जाता है तो उसके अंदर पीप पड़ जाता है या पस पड़ जाता है या मवाद पड़ जाता है, बस उसी से फ्रेडरिक मिश्चर ने डीएनए की खोज की और इसको नाम क्या दिया? न्यूक्लिन दिया। तो अब देखते हैं डीएनए सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया? बीडल और टेटम ने, वॉटसन और क्रिक ने, फ्रेडरिक मिश्चर ने और ए कॉर्नबर्ग ने। अब यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर वो ऑप्ट करके आ जाते हैं वॉटसन और क्रिक। क्यों? क्योंकि पूरा तो पढ़ते नहीं है, डायरेक्टली देखते डीएनए सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया तो वो लिख के आ जाते हैं वॉटसन क्रिक। गलत हो जाएगा। वॉटसन क्रिक करके नहीं आना है। वॉटसन एंड क्रिक ने तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था दोस्तों। डीएनए का द्विकुंडल मॉडल जो है वो दिया था। वास्तव में डीएनए की सर्वप्रथम खोज जो है, यदि ये पूछा जाए तो फ्रेडरिक मिश्चर ने की थी, उसको न्यूक्लिन कहा था। पस सेल्स की क्या की थी? खोज की थी। तो हम लोग फ्रेडरिक मिश्चर पे ऑप्ट करेंगे। कॉर्नबर्ग, वॉटसन क्रिक और बीडल एंड टेटम यहाँ पर नहीं ऑप्ट होंगे। तो डीएनए सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया? तो पस सेल्स के अंदर डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिश्चर ने की। इज इट क्लियर? तो कौन सा हो गया आंसर? कौन सा हो गया? फ्रेडरिक मिश्चर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। कितनी दूरी के बाद एक डीएनए अणु एक पूरा कुंडलन निर्मित करता है? कितनी दूरी के बाद डीएनए एक कुंडलन पूरा करता है? अ डीएनए मॉलिक्यूल मेक्स कंप्लीट टर्न आफ्टर एवरी। तो कितनी दूरी के बाद डीएनए अणु एक पूरा कुंडलन निर्मित करता है? पूरा कुंडलन क्या होता है तो जरा देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये डीएनए है, राइट, ये डीएनए है। तो डीएनए का ये जो है वो एक कुंडल होता है, यहां से यहां तक, राइट, यहां से यहां तक। समझ में आ रहा है ना? यहां से यहां तक ये जो है। फिर ये दूसरा कुंडलन चालू हो गया, ये दूसरा कुंडलन चालू हो गया। तो अपने को तो क्या पूछा है? एक कुंडल पूछा है। अपने को क्या पूछा है? एक कुंडल। तो कितने दूरी के बाद डीएनए अणु एक पूरा कुंडल निर्मित करता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम, 10 क्षार या 12 क्षार। अ डीएनए मॉलिक्यूल मेक्स कंप्लीट टर्न आफ्टर एवरी, हर 10 क्षार के बाद में 10 बेस। क्या होगा आंसर? क्या होगा? हर 10 बेस के बाद में, हर 10 बेस के बाद में डीएनए एक कुंडलन पूरा निर्मित करता है, एक टर्न कंप्लीट करता है। 10 कैसे? 10 क्या? बेस पेयर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 बेस पेयर्स होते हैं ऐसे, ठीक है।
तो कितनी देर बाद में, तो कितनी दूरी के बाद में एक डीएनए अणु एक पूरा कुंडल निर्मित करता है? तो 10 बेस पेयर्स। क्लियर है? 10 बेस पेयर्स। ये किसके लिए सत्य है? ये डीएनए बी डीएनए के लिए सत्य है ना। वॉटसन ने क्रिक ने जो डीएनए डिस्कवर किया था वो बी डीएनए ही था, और बी डीएनए के अंदर एक पूरा कुंडल निर्मित करने के लिए कितने होते हैं? उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं निम्न में से किस में द्विसूत्री आरएनए पाया जाता है? हम जानते हैं दोस्तों कि आरएनए एक रज्जुकी होता है। आरएनए क्या होता है? एक रज्जुकी होता है, यह हम जानते हैं। आरएनए जो होता है वो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यह आप जानते हो। और डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन बायोलॉजी तो पूरी अपवाद से भरी हुई है। अपवाद की बात करते हैं, एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। आरएनए भी डीएनए के समान अपवाद स्वरूप द्विरज्जुकीय हो सकता है। बात समझ में आ रही? क्या कहा मैंने? आरएनए भी अपवाद स्वरूप, नॉट ऑलवेज, कभी कभी द्विरज्जुकीय हो सकता है। और उस किस में? तो एक तो रियो वायरस, के अंदर, और एक वाउंड ट्यूमर वायरस के अंदर। वाउंड ट्यूमर वायरस के अंदर याद रखोगे, वाउंड ट्यूमर वायरस के अंदर और रियो वायरस के अंदर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएस आरएनए का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो जीवाणु के अंदर क्या द्विसूत्री आरएनए पाया जाता है? क्या पाईएक्स 174 बैक्टीरियोफेज के अंदर पाया जाता है? क्या रेट्रोवायरस के अंदर पाया जाता है, या रियो वायरस के अंदर? तो आप देख लो, रियो वायरस। और यहाँ पर यदि वाउंड ट्यूमर वायरस होता तो भी हम उसको भी ऑप्ट करते। तो रियो वायरस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? देखिए, जो भी कुछ क्वेश्चन करते हैं उसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आपको ये मालूम पड़ पाएगा कि 3 गलत क्यों है और 1 सही क्यों है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इन द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए, चारगाफ, डीएनए की रासायनिक पर किए गए प्रयोगों में चारगाफ ने मानव शुक्राणु के क्षार संगठन का आकलन किया तथा पाया कि एडेनिन जो है वो 31% है और ग्वानिन जो है वो 19% है। तो आपसे पूछा गया है कि साइटोसिन की मात्रा क्या होगी। तो आपको मैंने पहले भी क्वेश्चंस करवाए चारगाफ रूल के ऊपर। ये क्वेश्चन चारगाफ रूल के ऊपर है। चारगाफ रूल ये कहता है परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ टी एंड परसेंटेज ऑफ जी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सी। समझ में आ रहा है? ए का परसेंटेज टी के बराबर होता है, जी का परसेंटेज सी के बराबर होता है। ठीक है, और चारगाफ रूल ये भी कहता है कि ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, इन दोनों का जोड़ 50% होना चाहिए और इन दोनों का जोड़ भी 50% होना चाहिए। ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। अब रख के देख लेते हैं। ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए 31% दे रखा है। तो हम जानते हैं ए और टी बराबर होते हैं। यदि ए दे रखा है 31% तो टी ऑटोमेटिकली 31% हो गया, राइट। अब इन दोनों का सम ए और जी का 50% होना चाहिए और इन दोनों का सम 50% होना चाहिए। अब 50 बनाने के लिए मुझे जी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 19% रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 31 और 19 ये कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। ये 50% हो जाएगा। तो बताओ जल्दी से, 31 प्लस 19% 50%। ठीक है, तो जब जी यदि 19% है तो ऑटोमेटिकली सी भी क्या हो जाएगा? 19%। सी भी क्या हो जाएगा? 19% हो जाएगा। तो 31 प्लस 19 50, 31 प्लस 19 50। तो क्वेश्चन में यही तो था कि सी का परसेंटेज कितना होगा। तो सी का परसेंटेज ये रहा, सी का परसेंटेज ये
19। तो आंसर क्या हो गया? 19। मैंने पूर्व में भी ऐसा एक क्वेश्चन पिछले वीडियो के अंदर भी करवाया था जो कि चारगाफ रूल के ऊपर था। कई बार चारगाफ रूल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको बस ये 2 लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा आरएनए कोशिका में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? आपको मालूम होना चाहिए कि आरएनए 3 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है आर आरएनए, एक होता है दोस्तों टी आरएनए और एक होता है एम आरएनए। याद रखना, आर आरएनए का परसेंटेज 80% है, टी आरएनए का परसेंटेज 10 to 15% है और एम आरएनए का परसेंट 1 से 5% है। 1 से 5% है, 1 से 5% है। अब बताओ कौन सा आरएनए सबसे अत्यधिक मात्रा में होगा? आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टी आरएनए और ट्रांसफर आरएनए होता है, एम आरएनए मैसेंजर आरएनए होता है। तो आर आरएनए यानी कि जो राइबोसोम में जो आरएनए होता है, आर आरएनए, वो सेल के अंदर आरएनए सेल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा होता है? तो आर आरएनए, ये रहा आर आरएनए। क्लियर है? आर आरएनए को इसीलिए तो क्या कहते हैं? मोस्ट एबंडेंट आरएनए, मोस्ट एबंडेंट आरएनए, सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए यदि कोई है तो वो कौन सा है? आर आरएनए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनकरेक्ट बताना है। क्रोमेटिन में न्यूक्लियोसोम की संरचना माला के दानों की तरह होती है, ऑफ कोर्स, है ना। न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। आपने जिन्होंने भी न्यूक्लियोसोमल मॉडल पढ़ा है तो आप जानते हो कि ये क्रोमेटिन है और क्रोमेटिन के ऊपर, है ना, कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती है। जैसे माला के ऊपर मोती, वैसे ही क्रोमेटिन के ऊपर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं, न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल 100% सही है कि क्रोमेटिन में न्यूक्लियोसोम की जो संरचना होती है वो मालों के ऊपर जैसे मोते लगे होते हैं वैसे होती है। 100% सही है। अपने को तो रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है। न्यूक्लियोसोम हिस्टोन का अष्टक है, यस। न्यूक्लियोसोम इज हिस्टोन ऑक्टामर, न्यूक्लियोसोम इज हिस्टोन ऑक्टामर। H2A, H2B, H3 और H4, राइट। इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल याद रखना, इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल, H4 के 2 मॉलिक्यूल, ये सब मिलकर न्यूक्लियोसोम का सेंटर पार्ट बनाते हैं जिसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। आपने ये डायग्राम तो पढ़ा होगा, देखा होगा। ये देखो, ये हिस्टोन का ऑक्टामर है और इसके चारों तरफ लिपटा हुआ ये इस तरीके से ये, तो ये क्या चीज़ है? हिस्टोन ऑक्टामर है। कोर ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर। न्यूक्लियोसोमल मॉडल पढ़ाते हैं तब हम लोग बताते हैं, मेरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वीडियो देखना या यूट्यूब के ऊपर न्यूक्लियोसोम के ऊपर वीडियो डाल रखा होगा, वो देखना। तो एक कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है, कोर ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर, और इसके चारों तरफ लिपटा हुआ क्या है? डीएनए है और उसके अंदर 200 बेस पेयर होते हैं, उसके अंदर 200 बेस पेयर होते हैं। ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये क्या है? न्यूक्लियोसोम है और यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर H1 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन का अष्टक है, हाँ है। चलो, न्यूक्लियोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों, राइट। न्यूक्लियोसोम इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट डीएनए। मतलब ये कह रहा है कि ये दोनों में उपस्थित, न्यूक्लियोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों न्यूक्लियोसोम इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए। न्यूक्लियोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों डीएनए में उपस्थित, क्या ये दोनों डीएनए के अंदर उपस्थित होता है? क्या दोनों डीएनए के अंदर उपस्थित? तो ये गलत है। प्रोकैरियोट्स में कभी भी हिस्टोन प्रोटीन होते ही नहीं है। प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स के डीएनए में कभी भी हिस्टोन प्रोटीन होते ही नहीं है। केवल यूकैरियोट्स के डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो ये वाला अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया।
अब देख लेते हैं चौथा भी। एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम में डीएनए क्षार युग्म होते हैं। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स कितने, अब एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम में कितने 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए क्षार युग्म होते हैं, कितने, वो कह रहा है 200 क्षार युग्म होते हैं। ये यहाँ पर एक मिसिंग थी चीज़, मैंने लिख दी है, 200 क्षार युग्म होते हैं। वो कह रहा है टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर्स। हाँ, एक टिपिकल जो न्यूक्लियोसोम होता है उसके चारों तरफ लिपटा हुआ जो डीएनए होता है, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम जो होता है उसके चारों तरफ लिपटा हुआ जो डीएनए है उसके अंदर 200 क्षार युग्म होते हैं। बीपी बोले तो क्षार युग्म, 200 क्षार युग्म होते हैं। तो ये तो सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अपने को क्या चुनना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये कि न्यूक्लियोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों डीएनए में उपस्थित होते हैं, जो कि गलत है। न्यूक्लियोसोम केवल यूकैरियोट के डीएनए में मिलते हैं, राइट, प्रोकैरियोट्स में कभी भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ, थर्ड वाला हुआ। अब आ जाते हैं टीआरएनए के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। वापस से टीआरएनए के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, विच इज इनकरेक्ट फॉर टीआरएनए। यदि आपने टीआरएनए का स्ट्रक्चर कभी देखा हो, वो रॉबर्ट हॉले वाला क्लोवर लीफ मॉडल, राइट, जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई है वो लोग जानते होंगे कि टीआरएनए हैज़ एन एंटीकोडोन लूप। ये एंटीकोडोन लूप होता है, ये वाला टीआरएनए के अंदर एंटीकोडोन लूप होता है और उसके अंदर बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कोडोन ऑफ एमआरएनए। ऑफ कोर्स इसके ऊपर जो होते हैं क्षार युग्म वो क्या होते हैं, ये जैसे नीचे यहाँ पर जगह है तो यहाँ बना रहा हूँ, ये एंटीकोडोन होते हैं और यहाँ पर एमआरएनए जो होता है उस पर क्या होते हैं, कोडोन होते हैं। तो मान लो कि एमआरएनए के ऊपर कोडोन है एयूजी, मानो कि एयूजी है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एंटीकोडोन क्या होगा, यूएसी। यूएसी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो ये तो सही स्टेटमेंट हो गया। टीआरएनए में एक प्रकूट एंटीकोडोन फंदा होता है, ये एंटीकोडोन फंदा ये रहा, जिसमें एमआरएनए के कूट के पूरक क्षारक होते हैं। मतलब यदि एमआरएनए के ऊपर एयूजी है तो उसका पूरक क्षारकम जो है वो यहाँ पर होगा, किस पे, टीआरएनए के ऊपर। तो टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन होता है और एमआरएनए के ऊपर क्या होता है, कोडोन होता है। टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन प्रकूट होता है और कूट किसके ऊपर होता है, एमआरएनए के ऊपर। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये तो 100% सही है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट टीआरएनए होता है, ये भी सही है कि प्रत्येक, राइट, टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। यदि अमीनो एसिड 20 होते हैं तो टीआरएनए भी कितने होते हैं, 20 होते हैं। 20 अमीनो एसिड को लाने का काम जो है वो 20 स्पेसिफिक टीआरएनए करेंगे, ये भी सही हो गया। स्टॉप कोडोन के लिए 3 टीआरएनए पाए जाते हैं, ये गलत हो गया है, ये कथन सही नहीं है। 3 टीआरएनए आर प्रेजेंट फॉर स्टॉप कोडोन। जानते हो स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं, यूएए, यूएजी, यूजीए, ये क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं। जानते हो ना, कोडोन टोटल 64 होते हैं, उसमें से 64 में से 3 जो होते हैं वो स्टॉप कोडोन होते हैं, राइट। तो वो कह रहा है कि स्टॉप कोडोन के लिए 3 टीआरएनए पाए जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं पाया जाता है। स्टॉप कोडोन के लिए स्टॉप कोडोन के लिए टीआरएनए पर एंटीकोडोन पाए नहीं जाते हैं, एंटीकोडोन अनुपस्थित होते हैं। जबकि ये कह रहा है कि स्टॉप कोडोन के लिए 3 टीआरएनए पाए जाते हैं, कभी भी स्टॉप कोडोन के लिए आरएनए पाए ही नहीं जाते हैं, टीआरएनए पाए नहीं जाते हैं। और फिर कह रहा है इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द टीआरएनए इज अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड एल। वास्तविक संरचना के अनुसार टीआरएनए एक सघन अणु है जो उल्टे एल की तरह दिखाई देता है। ये तो सही है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे किम ने ये बताया कि किम ने टीआरएनए का 3D मॉडल प्रस्तुत किया। किम ने टीआरएनए का 3D मॉडल प्रस्तुत किया और ये बताया कि टीआरएनए जो होता है वो इन्वर्टेड एल, उल्टे एल के समान होता है। तो ये भी फोर्थ वाला भी सही है। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, फोर्थ भी सही है। लेकिन जो थर्ड बता रखा है कि स्टॉप कोडोन के लिए 3 टीआरएनए होते हैं, जो कि गलत है। कभी भी स्टॉप कोडोन के लिए टीआरएनए अनुपस्थित होते हैं, मतलब टीआरएनए पर एंटीकोडोन होता ही नहीं है। स्टॉप कोडोन के लिए टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन अनुपस्थित होता है।
तो 7th का जो थर्ड आंसर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने को कौन सा कथन सही नहीं है वो निकालना था। अब आ जाते हैं, चारगाफ का नियम किसके लिए अनुप्रयोगित है? चारगाफ रूल इज एप्लीकेबल फॉर, याद रखना चारगाफ रूल केवल और केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए लागू होता है। ये सेट कर लो दिमाग के अंदर, चारगाफ रूल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए होता है। तो क्या ये एक सूत्री आरएनए के लिए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के लिए होता है? नहीं। क्या ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए के लिए होता है? एक सूत्री डीएनए और आरएनए के लिए होता है? नहीं। क्या ये एक सूत्री डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए होता है? नहीं। मैंने जब कह दिया चारगाफ रूल, एक बात दिमाग में सेट कर लो, चारगाफ रूल जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए होता है, द्विसूत्री डीएनए डीएस डीएनए के लिए होता है। हाँ, चारगाफ रूल एप्लीकेबल है केवल और केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए। नेक्स्ट, डीएनए पुनरावृत्ति है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है? डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? तो देखो, डीएनए रेप्लिकेशन में किस तरीके से होता है ये समझ लो। ये डीएनए की दोनों चेन्स हैं, जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए की दोनों चेन सेपरेट हो जाती है और दोनों चेन्स टेम्पलेट की तरह काम करती है। ये वाली भी, ये एक टेम्पलेट की तरह काम करेगी और ये भी एक टेम्पलेट की भांति काम करेगी। इसके ऊपर एक नया डीएनए बनता है और इसके ऊपर भी एक नया डीएनए बनता है, लेकिन बस फ़र्क इतना सा है कि एक चेन के ऊपर, डीएनए की एक चेन के ऊपर कंटिन्यूस चेन बनती है और डीएनए की दूसरी चेन के ऊपर डिसकंटिन्यूस चेन बनती है। अच्छा, याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो अर्ध संरक्षी होता है। डीएनए रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षी होता है दोस्तों। अर्ध संरक्षी का मतलब होता है सेमी कंजर्वेटिव। क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है हाफ ऑफ द डीएनए इज कंजर्व्ड इन ईच जनरेशन। क्या है? हाफ यानी कि 50% ऑफ half of DNA is conserved in each generation। हर पीढ़ी में पिछली पीढ़ी का 50% डीएनए संरक्षित हो जाता है। ये दिमाग में सेट कर लो। इसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। जैसे 100% का 50%, 50% का 50%, 25%, 25% का 50%, 12.5%, ऐसे इस तरीके से डीएनए कंजर्व हो जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हाफ ऑफ द डीएनए इज कंजर्व्ड। मतलब आप बताओ, ये नया डीएनए बना मान लीजिए और ये नया डीएनए बना, तो मुझे बताओ ये जो नया डीएनए बना है इसके अंदर एक चेन तो रेड कलर से बता रखी है, पेरेंट चेन है, और एक नई चेन है। तो बताओ कितना डीएनए कंजर्व हुआ? जो नया डीएनए बना है उसमें एक चेन पुरानी है और एक चेन नई है। वेरी सिंपल। तो हाफ डीएनए कंजर्व हुआ ना। और डीएनए इतना ही नहीं, सेमी कंजर्वेटिव के साथ में डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो कैसा होता है? सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है मतलब कि अर्ध असतत। अर्ध असतत सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि एक चेन तो कंटिन्यूअस बन रही है और एक चेन जो है वो कैसी बन रही है? डिसकंटिन्यूअस बन रही है। आप देख सकते हो टुकड़ों के अंदर बन रही है। तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा हुआ? सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस। हाँ बिल्कुल, अर्ध संरक्षी और अर्ध सतत हुआ। क्या ये सेमी कंजर्वेटिव और डिसकंटिन्यूअस है? सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी एंड डिसकंटिन्यूअस नहीं, सेमी डिसकंटिन्यूअस है। सेमी डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस। तो सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। कंजर्वेटिव है नहीं, और संरक्षी तथा असतत है। कंजर्वेटिव और डिसकंटिन्यूअस नो। तो आपके पास में क्या है? तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, डीएनए पुनरावृत्ति जो होती है, अर्ध संरक्षी और अर्ध असतत होती है, सेमी डिसकंटिन्यूअस होती है। सेमी डिसकंटिन्यूअस होती है, याद रखना है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखो। अब आ जाते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन इज एडेड बाय। डीएनए रेप्लिकेशन इज एडेड बाय मतलब डीएनए की पुनरावृत्ति में, डीएनए की जब रेप्लिकेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति का मतलब है दोस्तों डीएनए से डीएनए का बनना। डीएनए से डीएनए का बनना। तो पूछ रहा है कौन कौन से एंजाइम काम में आते होंगे? केवल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम में आता है? क्या डीएनए लाइगेज एंजाइम काम में आता है?
क्या डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज दोनों काम आते हैं या फिर आरएनए पॉलीमरेज? तो भैया जब भी हम लोग रेप्लिकेशन पढ़ाते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज दोनों काम आते हैं। क्यों? क्योंकि लाइगेज जो है वो डीएनए के सेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है, लाइगेज डीएनए के सेगमेंट्स को जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। तो दोनों डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज, बोथ डीएनए पॉलीमरेज एंड लाइगेज। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज एडेड बाय, डीएनए की पुनरावृत्ति में कौन सा शामिल है? डीएनए पॉलीमरेज भी शामिल है और लाइगेज भी शामिल है। क्लियर है? नेक्स्ट, एक डीएनए सूत्र जिस पर नया सूत्र उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? इमेजिन करो ये डीएनए के द्विकुंडल है, राइट। जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए की ये दोनों चेन सेपरेट होती है। मान लीजिए ये डीएनए की दोनों चेन सेपरेट हुई। अब डीएनए स्ट्रैंड ऑन विच न्यू स्ट्रैंड इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड, तो ये डीएनए का स्ट्रैंड है ना, इसके ऊपर एक नया रज्जू बन रहा है और इसके ऊपर भी एक नया रज्जू बन रहा है। तो ये एक डीएनए सूत्र जिस पर नया सूत्र उत्पन्न होता है, तो ये क्या हो गया? तो ये हमेशा क्या होता है दोस्तों? टेम्पलेट होता है। ये वाला भी टेम्पलेट होगा और ये वाला भी टेम्पलेट होगा। इसके और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर नई चेन बन रही है। तो टेम्पलेट का मतलब समझो, बायोलॉजी के अंदर टेम्पलेट का मतलब है गाइड, जो किसी को गाइड करे। मतलब ये नई चेन के फॉर्मेशन को गाइड कर रहा है, ये नई चेन के फॉर्मेशन को गाइड कर रहा है। तो टेम्पलेट गाइड या टेम्पलेट या फिर गाइड या फिर आप मॉडल भी कह सकते हो, ठीक है। तो संपूरक, एक डीएनए सूत्र जिस पर नया सूत्र उत्पन्न हो रहा है उसको क्या कहोगे? संपूरक कहोगे, टेम्पलेट कहोगे, प्राइमर कहोगे या दीर्घित कहोगे? कॉम्प्लीमेंट्री कहोगे, टेम्पलेट कहोगे, प्राइमर कहोगे, एलोंगेटिंग कहोगे? तो क्या हो जाएगा? टेम्पलेट। समझ में आ रहा है? क्या कहेंगे उसे? टेम्पलेट कहेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके ऊपर कमांड बनाइए। अब डीएनए पुनरावृत्ति में प्राइमर सूत्र किसके द्वारा बनता है? देखो समझो, ये मान लीजिए डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है और यहां पर एक नई चेन बन रही है। इमेजिन करो कि यहां पर एक नई चेन बन रही है और यहां पर भी एक नई चेन बन रही है ना। तो एक चीज याद रखो दोस्तों कि हमेशा नई चेन बनने के अंदर एक चीज की जरूरत पड़ती है और वो है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर है ना, जो कि नई चेन के 5 प्राइम एंड की तरह काम करता है। तो ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम है और ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम है, ठीक है। हमेशा याद रखो डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए एक आरएनए के टुकड़े की ज़रूरत पड़ती है, उसको आरएनए प्राइमर कहते हैं। ये ठीक उस तरीके से ऐसा कहते हैं ना कि शर्ट का बटन ऊपर का सही लग जाए तो बाकी पूरे शर्ट के बटन भी सही लगते हैं, लेकिन ऊपर का बटन यदि गलत लग जाए तो पूरी की पूरी सीक्वेंस गड़बड़ हो जाती है। वैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन को एक बार शुरू करना बहुत ज़रूरी है। आरएनए प्राइमर डीएनए रेप्लिकेशन को ठीक ढंग से शुरू कर देता है और बाद में खुद ही हट जाता है। तो अब डीएनए पुनरावृत्ति के लिए प्राइमर सूत्र क्या होता है? इट इज़ ए स्मॉल पीस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। नो, वो कह रहा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बहुलक का एक छोटा सा खंड है। तो नो, कभी भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से कभी भी प्राइमर नहीं बना होता है। अ स्मॉल पीस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर, यस, राइबोन्यूक्लियोटाइड बहुलक का एक छोटा सा खंड है। मतलब प्राइमर एक राइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर का छोटा सा टुकड़ा है। बिल्कुल है। आगे के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्लस पायरोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड तो है ही नहीं, वो आरएनए प्राइमर है। तो आरएनए प्राइमर जैसे कि नेम शो कर रहा है राइबोन्यूक्लियोटाइड बहुलक का एक छोटा सा खंड है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये डीएनए रेप्लिकेस प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस एटीपी है, ये डीएनए रेप्लिकेस प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस एटीपी है, ये भी नहीं है। तो याद रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत करता है, जिसको कि हम लोग प्राइमर कहते हैं, राइट, उसको प्राइमर कहते हैं। वास्तव में वो आरएनए प्राइमर है। क्यों आरएनए प्राइमर क्यों है? क्योंकि वो राइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर का एक छोटा सा खंड है, राइबोन्यूक्लियोटाइड बहुलक का एक छोटा सा खंड है। तो आरएनए प्राइमर हमेशा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों ही स्ट्रैंड्स के ऊपर आरएनए प्राइमर नई चेन बनाने के अंदर बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एंजाइम जो डीएनए टेम्पलेट से आरएनए के निर्माण को प्रेरित करे। डीएनए टेम्पलेट से आरएनए, मतलब सीधी सी बात है, वो कह रहा है डीएनए से जब आरएनए बनता है तो कौन सा एंजाइम काम में आता है? तो डीएनए से आरएनए में बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और उस ट्रांसक्रिप्शन के अंदर
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम विच कैटलाइजेज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, मतलब वह एंजाइम जो कि डीएनए से आरएनए बना दे, है ना। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, है ना। तो बताओ जल्दी से वो कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है या न्यूक्लियस है? तो भैया ये जो डीएनए से आरएनए का बनना ये ट्रांसक्रिप्शन है, और आप ट्रांसक्रिप्शन बोले तो अनुलेखन है। और आपको बता दूं कि अनुलेखन जो होता है उसके अंदर जो एंजाइम हमेशा काम में आता है दोस्तों वो आरएनए पॉलीमरेज है। तो यू मस्ट नो दिस थिंग कि डीएनए टेम्पलेट पर जो आरएनए बना दे वो कौन है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो हमने ऑप्ट किया है किसको? आरएनए पॉलीमरेज को। प्रोटीन जो पुनरावृत्ति के दौरान द्विसूत्री हेलिक्स के अकुंडलन में सहायक होते हैं, बड़ा सिंपल सा है। ये डीएनए ऐसे हेलिकली कॉइल्ड होता है, राइट। लेकिन जब डीएनए की पुनरावृत्ति होती है, रेप्लिकेशन होता है, तो एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। ऐसे रेप्लिकेशन पुनरावृत्ति चिमटा बनता है ऐसे, आप सभी जानते होंगे, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है। तो अब वो कह रहा है कि भाई इस डीएनए तो बहुत हाईली कॉइल्ड होता है, तो खोलने वाला कौन है जिससे कि ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुल जाए? तो खोलने वाला कौन है? हेलिकेज होता है। हेलिकेज जो होता है वो एक अनवाइंडिंग एंजाइम है। हेलिकेज क्या है? अनवाइंडिंग एंजाइम है। हेलिकेज एक अनवाइंडिंग एंजाइम है। तो बताओ प्रोटीन जो पुनरावृत्ति के दौरान द्विसूत्री हेलिक्स के अकुंडलन में सहायक होता है वो कौन सा है? द प्रोटीन विच हेल्प्स टू अनवाइंड डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के हेलिक्स को जो अनवाइंड कर दे, खोल दे, जैसे कि नेम शो कर रहा है ना, अनवाइंडिंग एंजाइम, विकुंडलन करने वाला, खोलने वाला। तो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए गायरेज, हेलिकेज या डीएनए टोपोआइसोमरेज। तो याद रखना अनवाइंड करने वाला जो है वो कौन सा है दोस्तों? जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है? पुनरावृत्ति डीएनए हेलिक्स के अकुंडलन को साफ लिख रखा है, अनवाइंड जो कर रहा है। तो अनवाइंड करने वाला कौन होता है? अनवाइंडिंग एंजाइम होता है दोस्तों। अनवाइंडिंग एंजाइम एक ही है, उसका नाम क्या है? हेलिकेज। तो इसीलिए हमने किसको ऑप्ट किया है? हेलिकेज को ऑप्ट किया है। अब आ जाते हैं द नेक्स्ट वन। स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आर। स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आर। डीएनए की पुनरावृत्ति के दौरान संश्लेषित होने वाले डीएनए के छोटे खंड। बड़ा सिंपल सा है। जब जब हम आपको डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, और यहाँ पर जब रेप्लिकेशन होता है तो एक चेन, ये ओरिजिनल जो स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो एक स्ट्रैंड हमेशा टुकड़ों में बनता है और एक स्ट्रैंड हमेशा कंटिन्यूअस बनता है, ठीक है। तो जो टुकड़े होते हैं दूसरे टेम्पलेट पर, जो डीएनए यहाँ पर टुकड़े बनते हैं उनको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाज़ाकी एक साइंटिस्ट का नेम था जिसने कि इनके बारे में बताया था। तो ओकाज़ाकी खंड होते हैं। अरे समझ में आ रहा है? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। तो कह रहा है कि डीएनए की पुनरावृत्ति के दौरान संश्लेषित होने वाले डीएनए के छोटे खंड, ये क्या है? डीएनए के खंड हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के खंड बेसिकली है ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स, जीन्स, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो कौन सा होगा? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। याद रखना डीएनए के छोटे छोटे खंड जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त में संश्लेषित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के नाम से जाना जाता है। डीएनए के खंड जो हैं वो क्या कहलाते हैं? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, डीएनए का सूत्र जो पुनरावृत्ति के दौरान सतत रूप से संश्लेषित होता है वह क्या कहलाता है? डीएनए का सूत्र जो पुनरावृत्ति के दौरान सतत रूप से संश्लेषित होता है कहलाता है। डीएनए का सूत्र जो पुनरावृत्ति के दौरान सतत रूप से संश्लेषित। अब देखो भाई, ऐसा है जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मानो कि ये डीएनए की 2 चेन्स हो गई और ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। अब आपको मालूम है ये चेन टेम्पलेट की तरह काम कर रही है डीएनए की, जो नया डीएनए बनाएगी, और ये वाली चेन भी कैसे काम कर रही है दोस्तों? टेम्पलेट की तरह। अब इसके ऊपर एक चेन कंटिन्यूअस बनती है ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और एक टुकड़ों में बनती है, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनती है। तो जो कंटिन्यूअस बनती है वो तो क्या कहलाती है? लीडिंग। वो तो क्या कहलाती है? लीडिंग स्ट्रैंड, सतत श्रृंखला। लीडिंग मतलब सतत श्रृंखला, ठीक है, या जिसको कि हम बोलते हैं अग्रगामी। अग्रगामी
और ये वाली जो होती है वो कौन सी होती है, लैगिंग होती है। ये कौन सा होता है, लैगिंग स्ट्रैंड होता है, राइट। अब वो पूछा है द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली, तो साफ दिख रहा है ना भैया कि कंटिन्यूअसली जो है वो तो लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है ना, और पश्चगामी जो लैगिंग है वो तो पश्चगामी है, वो टुकड़ों के अंदर बन रहा है, राइट। तो संवेदी और ये तो होंगे नहीं, दो ही ऑप्शन है अपने पास में, अग्रगामी और पश्चगामी। तो जो कंटिन्यूअस बनता है वो हमेशा लीडिंग होता है, लीडिंग को हम बोलते हैं अग्रगामी, वो जो टुकड़ों में बन रहा है वो पश्चगामी है, यानी कि लैगिंग है। हमें पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि डीएनए का सूत्र जो पुनरावृत्ति के दौरान सतत रूप से बनता है, जो सतत रूप से बन रहा है वो कौन सा है, अग्रगामी सूत्र है, यानी कि लीडिंग सूत्र है। मेरे ख्याल से क्लियर है ये। नेक्स्ट आ जाइए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके द्वारा खोजा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज के बिना रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है। याद रखो, रेप्लिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम, डीएनए की पुनरावृत्ति के लिए, राइट, डीएनए के डुप्लीकेशन के लिए, डीएनए की पुनरावृत्ति के लिए, डीएनए के प्रतिकृतन के लिए, याद रखो जो एंजाइम सबसे जरूरी है वो कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। और इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज, इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज जिसने की थी उस साइंटिस्ट का नाम है कॉर्नबर्ग। कौन है भाई, कॉर्नबर्ग। जिस साइंटिस्ट ने इस एंजाइम की खोज की थी, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, वो कौन है, कॉर्नबर्ग था। क्लियर है, याद रखोगे, कॉर्नबर्ग। एक कोडोन अपसासित कहा जाता है। पहले तो डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, तो डीजेनरेट का मतलब होता है अ सिंगल अमीनो एसिड मे बी कोडेड बाय मेनी कोडोन्स, है ना। क्या कहा मैंने, एक अमीनो एसिड को, एक अमीनो एसिड कई कोडोन से कोड हो सकता है, राइट। मतलब अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय, एक अमीनो एसिड कई कोडोन से कोड हो सकता है। अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन्स, ठीक है। उसको बोलते हैं अफासिता, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। उसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो इट डीजेनरेट सून आफ्टर कोडिंग। क्या एक कोडोन अफासित कहा जाता है, क्योंकि उसको डीजेनरेट क्यों कहते हैं, तो ये कोई थोड़ी लॉजिक हुआ कि डीजेनरेट सून आफ्टर कोडिंग। मोर देन वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय अ सिंगल कोडोन, राइट। मोर देन वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय ए सिंगल कोडोन। ऐसा कभी होता है क्या कि एक कोडोन एक से अधिक अमीनो अम्लों को कोड कर सकता है, गलत है। अरे भाई, कोडोन तो स्पेसिफिक होते हैं, राइट। कोडोन तो कूट जो होते हैं, कोडोन जो होते हैं वो तो स्पेसिफिक होते हैं। एक कोडोन एक अमीनो एसिड को ही कोड कर सकता है, एक कोडोन एक अमीनो एसिड को ही कोड कर सकता है, लेकिन एक अमीनो एसिड के एक से ज़्यादा कोडोन हो सकते हैं। एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन हो सकते हैं, एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन से कोड हो सकता है, लेकिन एक कोडोन एक अमीनो एसिड को ही कोड करता है। समझ में आ रहा है। तो द सेम अमीनो एसिड कैन हैव मेनी कोडोन्स। हाँ, डीजेनरेसी अफासिता ये कहती है कि एक अमीनो एसिड के लिए अनेक कोडोन हो सकते हैं। अ सिंगल अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन्स, मतलब एक अमीनो एसिड है उसको कई सारे कोडोन कोड कर सकते हैं। यस, ये वाला जो है अपना ऑप्शन थर्ड वाला वो बिल्कुल करेक्ट है, और ऑल द अबाउ गलत है। मैंने ऊपर लिख दिया अफासिता का मतलब होता है, डीजेनरेसी का मतलब एक अमीनो एसिड कई कोडोन से कोड हो सकते हैं। ये देखो, द सेम अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मेनी कोडोन्स, समान अमीनो में अलग कोडोन हो सकते हैं। तो अपना तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समापन कोडोन है, स्टॉप कोडोन। समापन कोडोन को अपने क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडोन बोलते हैं। भैया स्टॉप कोडोन तीन होते हैं, UAA, UAG, UGA। इसको बोलते हैं ओकर, अंबर, ओकर, अंबर, ओपेल। ओकर, अंबर और ओपेल स्टॉप कोडोन तीन होते हैं, UAA, UAG, UG। अब देख लो कौन सा है समापन कोड, AUG, CGC, UAG या GUG। तो UAG ये देखो, ये रहा, इन तीन में से एक तो दे रखा ना, तो ये स्टॉप कोडोन हो गया UAG। तो निम्न में से कौन सा समापन कोडोन है, तो UAG है, दिख रहा है। लेकिन बाकी तीन के भी बारे में आपको ऑप्शन होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, UA, UAG और UGA। अब आनुवंशिक कोड डिक्शनरी में 20 अमीनो अम्लों को कोडित करने के लिए कितने कोडोन होते हैं। तो देखो भैया, कोडोन जो होते हैं वो 64 होते हैं, समझना। लेकिन 64 में से 3 कोडोन जो होते हैं, 3 कोडोन वो किसी को कोड नहीं करते, किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, वो स्टॉप कोडोन होते हैं। डू नॉट कोड एनी अमीनो एसिड, डू नॉट कोड एनी अमीनो एसिड,
कौन कौन से UAA, UAG, UGA, UAA, UAG और UGA, राइट। अब बचे कितने, 3 तो किसी को कोड नहीं करेंगे, तो 64 माइनस 3 तो कितने बचेंगे 61। तो 61 कोडोन्स कोड 20 अमीनो एसिड, ठीक है। 61 कोडोन्स कोड 21 अमीनो एसिड, 61 कोडोन्स कोड 20 अमीनो एसिड, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, 64 नहीं होगा। कई बच्चे गलती कर देते हैं, कोडोन की टोटल काउंटिंग कर लेते हैं। 3 नॉनसेंस कोडोन है ना, वो तो किसी को कोड करेंगे नहीं, तो कौन से हो गए 61, है ना। तो 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कितने अमीनो एसिड हो गए 60, मतलब 20 अमीनो एसिड को कोड करने कितने कोडोन्स हो गए 61। डीएनए श्रृंखला जो एमआरएनए संश्लेषण के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करती है, उस पे इशारों का क्रम निम्नलिखित है। मान लीजिए एक आपको क्रम दे रखा है, डीएनए चेन एक्टिंग एज टेम्पलेट फॉर एमआरएनए सिंथेसिस। मानो कि ये डीएनए चेन है AGCTTCGA, ये डीएनए की चेन है और ये जो है वो टेम्पलेट की तरह काम कर रही है। और इसके ऊपर अब क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होगी दोस्तों, वो तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी ना। जो आरएनए के ऊपर सीक्वेंस होगी वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी। तो ए के ऊपर ए का क्या हो जाएगा, यू। क्यों, क्योंकि आरएनए में कभी भी टी नहीं होता है, यू होता है। ए का यू, जी का सी, सी का जी, टी का ए, टी का ए, सी का जी का सी, ए का यू, बस। तो ये जो सीक्वेंस होगी वो एमआरएनए के ऊपर होगी, क्योंकि डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होती है, डीएनए से एमआरएनए बनता है ना, तो डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होती है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री किसके ऊपर होती है, एमआरएनए के ऊपर। अब यूसीजी कहां पर है, यूसीजी ए, यूसीजी ए जीसीयू, ये रहा। आप देख लो, बाकी कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, चेक कर लो। डीएनए के ऊपर यदि ये सीक्वेंस है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए के ऊपर क्या सीक्वेंस होगी, तो ये रही। क्लियर है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवाद में होने वाले दीर्घीकरण के दौरान, अनुवाद जब ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसलेशन के अंदर 3 स्टेप होती है। एक होता है एलोंगेशन, एक होता है इनिशिएशन और एक होता है टर्मिनेशन। अरे भैया ये तो जानते हो, जब भी ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद होता है, तो 3 चरण होते हैं। सबसे पहला श्रृंखला प्रारंभन, फिर श्रृंखला दीर्घीकरण और श्रृंखला समापन। अनुवाद में होने वाले दीर्घीकरण के दौरान एंजाइम जो पेप्टाइड बंध के संश्लेषण को प्रेरित करते हैं। तो आपसे पूछा है पेप्टाइड बंध को संश्लेषित करने के लिए उत्प्रेरित होने वाला एंजाइम, मतलब वह एंजाइम जो कि पेप्टाइड बंध के संश्लेषण को उत्प्रेरित करे, वह एंजाइम जो पेप्टाइड बंध के संश्लेषण को उत्प्रेरित करे। तो पेप्टाइड बॉन्ड के संश्लेषण को एक ही करता है उत्प्रेरित, और उसका नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। देख लो कहाँ पर है, पेप्टाइडल सिंथेटेज, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, प्रोटीएज या अमीनो एसिड सिंथेटेज, ये रहा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। याद रखना, अनुवाद के दौरान दीर्घीकरण होने वाली दीर्घीकरण, इलोंगेशन के दौरान वह एंजाइम जो पेप्टाइड बॉन्ड के सिंथेसिस को प्रेरित करता है। आप जानते हो ना, प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड का बनना ज़रूरी है। तो पेप्टाइड बॉन्ड को जो प्रेरित करता है, बनने को प्रेरित करता है, वो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है। कौन सा है, फर्स्ट वाला पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। डीएनए पुनरावृत्ति में आरएनए प्राइमर की भूमिका। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ाया था, आरएनए प्राइमर की बात की थी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये यहाँ पर ये आरएनए प्राइमर की बात की थी मैंने, याद करो। मैंने कहा था डीएनए रेप्लिकेशन बिना आरएनए प्राइमर के नहीं हो सकता है, राइट। आरएनए प्राइमर चाहिए, और आरएनए प्राइमर नई चेन के 5 प्राइम एंड की तरह काम करता है। तो डीएनए पुनरावृत्ति में आरएनए प्राइमर की क्या भूमिका है, एक्टिवेट द डीएनए टेम्पलेट, नो। सिंथेसाइज डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, या फिर टेम्पलेट पर नए सूत्र के निर्माण का प्रेरण, इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑन टेम्पलेट, या परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। पहला, डीएनए टेम्पलेट का सक्रियन करता है, नहीं, ऐसा कहीं पर भी आरएनए प्राइमर के लिए हम नहीं बताते हैं कि वो डीएनए टेम्पलेट का सक्रियन करता है। नए सूत्र के निर्माण के लिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का संश्लेषण, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का संश्लेषण थोड़ी कर रहा है वो। टेम्पलेट पर नए सूत्र के निर्माण का प्रेरण, इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑन द टेम्पलेट। यस, ये टेम्पलेट है, तो इस टेम्पलेट पर नए चेन के फॉर्मेशन को क्या करना, इनिशिएट करना, ये आरएनए प्राइमर का काम होता है। तो यस, 23 का आंसर कौन सा है अपना, थर्ड है, ठीक है। आरएनए प्राइमर हमेशा न्यू चेन के फॉर्मेशन को प्रेरित करता है।
जीन की क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन दैट स्पेसिफाइज ए सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड। जीन की क्रियात्मक इकाई जो एक पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण के लिए विशिष्ट होती है। तो याद रखना, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन इज ऑलवेज सिस्ट्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन इज सिस्ट्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन की इकाई जो होती है वो रेकॉन होती है, तो वहाँ तो होगी नहीं, है ना। और म्यूटेशन की जो इकाई होती है वो म्यूटोन होती है, वो भी नहीं होगी, कोडोन भी नहीं होगा। फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन जो है वो हमेशा कौन होती है? सिस्ट्रॉन होती है। जीन की वह क्रियात्मक इकाई जो एक पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए विशिष्ट होती है, उसको आप हमेशा क्या कहोगे? सिस्ट्रॉन कहोगे। आप तो हमेशा याद रखना, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन इज सिस्ट्रॉन, भूलना मत। नेक्स्ट, समारंभ और समापन कोडोन क्या है? तो AUG तो समारंभन कोडोन है, और समापन कोडोन कौन सा होता है? UAA, UAG, UGA। इन तीन में से कोई एक हो सकता है। तो AUG और UGA, हाँ UGA ये हो सकता है, एक स्टार्टिंग और एक समापन है। GUA और AA नो, UCA और UA नो, GUC और AUG नो। स्टार्टिंग कोडोन हमेशा दोस्तों AUG होता है, और समापन कोडोन UAA, UAG, UGA, UAA, UAG, UGA। तो कौन सा ऑप्शन सटीक बैठता है? फर्स्ट वाला। 25th का जो आंसर होगा अपना वो कौन सा होगा? फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक कोडोन युक्त अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड विद अ सिंगल कोडोन आर। देखो दो ऐसे, देखिए एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन से कोड हो सकता है, बट याद रखना द अमीनो एसिड विद अ सिंगल कोडोन आर। तो एक तो होता है ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड, इसके लिए केवल एक ही कोडोन होता है, और वो कौन सा होता है? UGG। और एक और होता है, आपने सुना होगा मिथाइनिन अमीनो एसिड, उसके लिए कोडोन क्या होता है? AUG। तो द अमीनो एसिड विद अ सिंगल कोड, तो ये जो अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफेन और मिथाइनिन, इनके लिए केवल एक ही कोडोन होता है, UGG और AUG। तो ट्रिप्टोफेन और वो कहाँ पर देखो, मिथाइनिन और ट्रिप्टोफेन, ये रहा मिथाइनिन और ट्रिप्टोफेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था इससे। चलो, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दे रखी है आपको, ये वाली, ये पूरी एक सीक्वेंस दे रखी है। गिवन बिलो सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस्ड mRNA की सीक्वेंस है ये, है ना। mRNA फॉर ट्रांसलेशन, मतलब इससे mRNA की सीक्वेंस से आगे चल के प्रोटीन बनेगा। हाउ मेनी डिफरेंट tRNA मॉलिक्यूल रिक्वायर टू ट्रांसलेट दिस mRNA, राइट। कितने tRNA चाहिएंगे, राइट, कितने tRNA मॉलिक्यूल चाहिए इस mRNA को ट्रांसलेट करने के लिए, इस mRNA के अनुवाद के लिए कितने tRNA चाहिए? तो देखो tRNA दोस्तों, राइट, ये tRNA होता है, और इसके ऊपर ये एंटीकोडोन होता है यहाँ पर, और एंटीकोडोन जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है किसको? कोडोन को। कहाँ पर? mRNA के ऊपर। ठीक है, अब पूछा क्या है, दिए गए प्रोसेस्ड mRNA का अनुक्रम दे रखा है, तो इस mRNA के अनुवाद के लिए कितने tRNA अणु आवश्यक होंगे? तो कितने tRNA चाहिए? तो हर एक tRNA के ऊपर 3 बेस से बना हुआ एंटीकोडोन होता है। जैसे ये तो कोडोन है, तो UAC ये क्या हो गया? एंटीकोडोन। तो अब कितने एंटीकोडोन? तो 7 चाहिएंगे, राइट। ये देखो, ये सीक्वेंस के अंदर कैसे होगा, यहाँ पर ये देख लो ना, एक, राइट, ये एक कोडोन है ना, तो इसके लिए एक tRNA होगा ना। अरे भाई यार, ये एक कोडोन है तो एक एंटीकोडोन भी तो होना चाहिए। 1 2 3 नाइट्रोजन बेस से बना हुआ एक एंटीकोडोन होता है, 3 है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 4, राइट, ये 4, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। और अब आप सोचोगे इसको क्यों नहीं लिया आपने, इसको क्यों नहीं लिया? तो भैया ये स्टॉप कोडोन है, UAA, UAG, UGA। इन स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी tRNA होता ही नहीं है, तो ये तो स्टॉप कोडोन है ना, तो इसके लिए तो tRNA होगा ही नहीं, इसके लिए तो होगा ही नहीं कोई भी tRNA। तो बच्चे कितने? ये देखो ना, ये 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, बस। तो आंसर कौन सा हो गया? 7। कई लोग क्या करते हैं, यूजीए को भी गिन लेते हैं, ये गलती करते हो। कभी भी स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है, ठीक है। तो कितने होंगे? 7। लास्ट वाले को क्यों नहीं गिना? क्लियर है, क्योंकि ये क्या है? स्टॉप कोडोन है। क्लियर। तो आंसर क्या हो गया? 7। कई बच्चे 8 ऑप्ट करके आ जाते हैं, जल्दबाजी के ना, गलत हो जाएगा। 7 है आंसर। क्लियर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फाउंड इन आरएनए पॉलीमरेज? आरएनए पॉलीमरेज में अनुलेखन का कौन सा गुण पाया जाता है? देखो भैया, आरएनए पॉलीमरेज के अंदर 3 चीजें होती है। एक होती है इनिशिएशन, एक होता है इनिशिएशन, एक होता है इलोंगेशन, और एक होता है टर्मिनेशन। ये 3 चीजें होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज का जो काम है दोस्तों वो एक है, मुख्य काम एक है, और वो क्या है? इलोंगेशन, दीर्घीकरण। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। तो प्रारंभन, दीर्घीकरण, समापन या प्रोसेसिंग, तो इसका काम क्या है? इलोंगेशन करना। आरएनए पॉलीमरेज का मेन काम है इलोंगेशन। तो हमने ऑप्ट क्या किया? इलोंगेशन को ऑप्ट किया है। 28 का 2। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। निम्न में से अनुलेखन के लिए कौन सा कथन गलत है? ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा गलत है? आरएनए पॉलीमरेज इज एसोसिएटेड विथ इनिशिएशन फैक्टर, है ना, विथ इनिशिएशन फैक्टर एंड टर्मिनेशन फैक्टर। देखो, ये यहाँ पर आपको पहले तो ये सिंबल्स में यहाँ पर बता देता हूँ। कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर वो सिंबल्स नहीं आते हैं, इसलिए ये आपको बता देता हूँ। याद रखो, आरएनए पॉलीमरेज में प्रारंभन कारक, आरएनए पॉलीमरेज में प्रारंभन कारक कौन सा होता है? सिग्मा फैक्टर, राइट। एक कौन सा होता है? राइट, रॉ फैक्टर और सिग्मा फैक्टर। तो ये तो क्या हो गया? प्रारंभन कारक तो क्या हो गया? सिग्मा फैक्टर। और एक जो होता है वो कौन सा होता है? रॉ फैक्टर। ठीक है, क्या कहा दोस्तों मैंने? एक होता है सिग्मा फैक्टर, राइट। आरएनए पॉलीमरेज इज एसोसिएटेड विद इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर। तो यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर कौन सा है? सिग्मा फैक्टर है। और टर्मिनेशन फैक्टर कौन सा होता है? रॉ फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज इज एसोसिएटेड विद इनिशिएशन फैक्टर एंड टर्मिनेशन फैक्टर। तो ये तो सही हो गया। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन करता है और रॉ फैक्टर टर्मिनेशन करता है, तो सही हो गया। देयर इज ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है। गलत, अपने को गलत कथन यही तो निकालना था। देयर इज ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट, गलत है। आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में हमेशा 3 होते हैं दोस्तों। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, 3 होते हैं। वो कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज एक ही होता है। अरे आरएनए पॉलीमरेज तो एक ही तो प्रोकैरियोट में होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ ना। इन यूकैरियोट्स एचएनआरएनए, हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए, अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड इज कैपिंग एंड टेलिंग। यस, यूकैरियोट्स में एचएनआरएनए जो है, पहले एचएनआरएनए बनता है, बाद में प्रोसेस्ड एमआरएनए बनता है। तो एचएनआरएनए जब मैच्योर आरएनए के अंदर बदलता है, एचएनआरएनए जब मैच्योर आरएनए के अंदर बदलता है तो कैपिंग और टेलिंग होती है। कैपिंग 5' सिरे के ऊपर होती है, 3' सिरे के ऊपर टेलिंग होती है। मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है यूट्यूब के ऊपर, आप देखना, एमआरएनए के ऊपर। तो जब कैपिंग होती है तो 5' सिरे के ऊपर मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आकर जुड़ता है, और टेलिंग होती है तो 3' सिरे के ऊपर पॉलीएडिनाइलिक एसिड टेल या पॉली ए टेल जुड़ती है। तो ये तो सही हो गया। और ट्रांसक्रिप्शन इज मोनोसिस्टोनिक इन यूकैरियोट्स एंड पॉलीसिस्टोनिक इन प्रोकैरियोट्स, ये भी सही है। तो एक ही स्टेटमेंट गलत है कि यूकैरियोट्स में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। अरे भैया, यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। तो स्टेटमेंट जो है वो गलत कौन सा है? अपने को बताना था व्हाट इज रॉन्ग फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो रॉन्ग तो दूसरा है, पहला, तीसरा और चौथा तो बिल्कुल सही है। देखो भैया, अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। डिटेल्स के लिए आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, उनको ज़रूर देखिए, है ना। क्योंकि अब ये कैपिंग और टेलिंग जो है वो यहाँ पर तो अब मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा ना। तो एचएनआरएनए से किस तरीके से मैच्योर एमआरएनए बनता है, एमआरएनए का वीडियो देख लीजिए जाके। हिंदी वालों के लिए भी वीडियोस डाल रखे हैं हमने, इंग्लिश मीडियम के वीडियोस भी डाल रखे हैं। लगभग 980 वीडियोस के करीब या 970 वीडियोस के करीब वहाँ पर होंगे यूट्यूब के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। पूरे डिटेल वीडियोस डीप के अंदर पढ़ा रखे हैं हम लोगों ने, है ना। डीप के ऊपर पूरी डिटेल स्टडी के साथ में बना रखे हैं, उनको ज़रूर देखिए आप लोग, ठीक है ना। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ये मैं श्योर करता हूँ आपको। उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों की थ्योरी यदि क्लियर नहीं है तो उनको ज़रूर देखिए, और क्वेश्चंस आप यहाँ से कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अब cDNA किसके द्वारा निर्मित होता है? तो सुनो,
आरएनए से जो डीएनए बनता है, देखिए डीएनए से आरएनए बनता है ये तो हम सब जानते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है ये तो हम जानते हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आरएनए से जो डीएनए बनता है वो cDNA कहलाता है, और ये जिस एंजाइम की उपस्थिति में बनता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, और इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब यहां पर है कि इस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एक और एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, नो, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो cDNA किसके द्वारा निर्मित होता है, तो cDNA इज फॉर्म बाय डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट। तो cDNA इज फॉर्म बाय आरएनए से cDNA जो बनता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसी को अपने क्या बोल रहे हैं, आरएनए डिपेंडेंट, कंफ्यूजन मत रखना, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। तो cDNA बनाने के लिए आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर है दोस्तों। तो ये जो था आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर अपन ने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके आने वाले फोर्थ कमिंग जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए इस तरीके के हम बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, आपको आपकी तैयारी के लिए एक धार मिले। ऑलराइट, तो मैं जल्द ही एक दूसरे वीडियो के साथ में आऊँगा, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।